आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में भ्रष्टाचार, मतलब इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं, और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है। जी नमस्कार। हाँ, भ्रष्टाचार पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये जो स्रोत आज हम देख रहे हैं वो इसके कारणों की तह तक जाने की कोशिश करता है, एक अलग ढंग से। बिल्कुल। हम हेमंत जगत्यानी के लेख कर्बिंग करप्शन, द राइट टू रिकॉल ऑफिशियल्स के कुछ हिस्सों पर चर्चा करेंगे। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी बात एक मास्टर जी और उनके छात्र चिंटू के बीच संवाद की तरह लिखी गई है। थोड़ी व्यंग्यात्मक है, पर है बहुत गहरी। हाँ, ये फॉर्मेट ही इसे काफी रोचक बना देता है। मतलब एक बातचीत के जरिए ना मुश्किल बातें भी कई बार आसानी से समझ आ जाती हैं। सही कहा। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि इस बातचीत की परतें खोलें, समझे कि भ्रष्टाचार की असली वजह क्या है, मौजूदा सिस्टम में क्या कमियां हैं, और लेखक क्या समाधान सुझा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है चिंटू के एक सीधे से सवाल से। ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, मास्टर जी, अपने देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बहुत ही बुनियादी सवाल है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं। मास्टर जी का जवाब सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं, अच्छा चलो मान ले कि हम भारतीय लोग स्वभाव से ही बेईमान हैं, तो फिर प्राइवेट कंपनियों में भी तो वैसा ही भ्रष्टाचार होना चाहिए, है ना, जैसा सरकारी दफ्तरों में दिखता है। पर क्या सच में ऐसा है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम उस लेवल पर जो आम आदमी को सीधे असर करता है, शायद उतना नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है। हाँ, और मास्टर जी इसके एक वजह बताते हैं। उनका तर्क है कि प्राइवेट कंपनी का जो मालिक है उसका अपने कर्मचारी पर सीधा कंट्रोल होता है। अगर कोई गड़बड़ करता पकड़ा गया तो मालिक उसे फौरन निकाल सकता है। बिल्कुल। और ये डर जो है, ये काफी हद तक लोगों को लाइन पर रखता है। ये दिलचस्प तुलना है, प्राइवेट मालिक और उसका सीधा कंट्रोल। लेकिन क्या ये सरकारी सिस्टम पर भी लागू होता है? मतलब वहाँ क्या स्थिति है? यही सवाल चिंटू भी पूछता है। कहता है कि सरकारी दफ्तरों में भी तो बड़े अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी तो सस्पेंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने नीचे वालों को। तो फिर यहाँ क्यों नहीं रुकता भ्रष्टाचार? यहीं पर मास्टर जी उस मुद्दे पर आते हैं जो इस लेख का, क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया है। और वो आइडिया जुड़ा है इस सवाल से कि सरकारी सिस्टम का असली मालिक कौन है। मास्टर जी के हिसाब से जो सांसद हैं, विधायक, मंत्री, ऑफिसर, ये सब तो टेक्निकली जनता के सेवक है ना। हाँ, प्रतिनिधि हैं। असली मालिक तो भारत की जनता हुई। लेकिन मास्टर जी कहते हैं यहाँ एक बड़ा पेंच है। वो ये कि ये जो असली मालिक है, यानी हम और आप, आम नागरिक, हमारे पास अपने इन चुने हुए सेवकों को या नियुक्त अधिकारियों को उनके कार्यकाल के बीच में हटाने का कोई सीधा असरदार तरीका नहीं है। मतलब भले ही जनता का बहुमत उनसे कितना ही नाखुश क्यों ना हो। हाँ, कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो शक्तिहीनता है, मतलब अपने नुमाइंदों को सीधे जवाबदेह ठहराने और हटाने की प्रक्रिया का ना होना, यही चीज पूरे सिस्टम में एक तरह की, क्या कहें, ढिलाई पैदा करती है, जवाबदेही की कमी। हाँ, जब हटाने का डर ही नहीं है, कम से कम अगले चुनाव तक, तो फिर रवैया तो लापरवाह हो ही सकता है। तो स्रोत का तर्क ये बन रहा है कि इसी जवाबदेही की कमी से अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं, इनके बीच एक तरह की मिलीभगत पनपती है, एक गठजोड़, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव तक तो कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल। स्रोत इसी मिली भगत की तरफ इशारा कर रहा है। ये तब होता है जब कंट्रोल ढीला हो, जब मालिक यानी जनता का खौफ न हो, तो सेवक अपनी मनमानी कर सकते हैं। डर सिर्फ चुनाव के टाइम आता है, बीच में कोई खास कंट्रोल नहीं रहता। ये तो फिर सिस्टम के डिजाइन पे ही सवाल उठाता है। अगर जनता मालिक है पर कंट्रोल का औजार ही नहीं है उसके पास, तो फिर कैसा मालिक? और यहीं पर मास्टर जी वो समाधान पेश करते हैं जो लेखक सुझा रहे हैं। राइट टू रिकॉल, मतलब प्रतिनिधि को वापस बुलाने या हटाने का अधिकार। राइट टू रिकॉल। हाँ, मास्टर जी कहते हैं कि जैसे हमें वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने का हक है, वैसे ही हमें बहुमत से कार्यकाल के बीच में भी उसे हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, चुनने के साथ साथ हटाने का भी अधिकार। ये तो सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है। इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए, इस पर स्रोत कुछ कहता है? मास्टर जी एक बड़ी सरल सी मिसाल देते हैं। कहते हैं जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर निकालने का भी तो हक रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अगर बैंक कहे कि जमा तो कर लो पर निकाल नहीं सकते, तो वो कैसा बैंक हुआ? तो वैसे ही अगर जनता बहुमत से किसी को सत्ता दे सकती है, तो उसे बहुमत से वो सत्ता वापस लेने का भी हक होना चाहिए। बिल्कुल। तभी तो असली कंट्रोल होगा। ये एनालॉजी काफी दमदार है, बैंक वाली।
लेकिन फिर एक चिंता भी सामने आती है जो चिंटू भी पूछता है कि भाई इससे तो देश में अस्थिरता नहीं फैल जाएगी। बिल्कुल। मतलब अगर लोगों को ये पावर मिल गई तो क्या वो हर छोटी मोटी बात पर सरकारें बदलने लगेंगे, प्रतिनिधि बदलने लगेंगे? हाँ, ये एक स्वाभाविक चिंता है। कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो ये सवाल उठता ही है। पर मास्टर जी का जवाब यहाँ भी बड़ा मजेदार है। वो चिंटू से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम रोज अपने कपड़े बदलते हो? रोज तो नहीं, जरूरत पड़ती है या जब गंदे हो जाते हैं तब बदलते हैं। मास्टर जी ठीक यही कहते हैं। जैसे लोग बिना मतलब के रोज कपड़े नहीं बदलते, वैसे ही नागरिक भी इस हटाने के अधिकार का रोज रोज या बेमतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उनका मानना है कि जनता ये ताकत तभी इस्तेमाल करेगी जब उसे वाकई लगेगा कि उसका चुनावा नुमाइंदा या सरकार गंदी हो गई है, मतलब भ्रष्ट हो गई है, नाकारा हो गई है, जनता के खिलाफ काम कर रही है। स्रोत का भरोसा है कि जनता में इतनी सामूहिक समझदारी है। तो मतलब स्रोत ये मानकर चल रहा है कि जनता पर भरोसा किया जा सकता है और अस्थिरता का डर शायद कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है। ये थोड़ा अलग नजरिया है आजकल की बहसों से। हाँ, ये सीधे सीधे नागरिक की क्षमता में विश्वास जता रहा है। इसके बाद बातचीत मुड़ती है लोकपाल जैसे मौजूदा सिस्टम्स की तरफ। चिंटू पूछता है कि लोकपाल कानून तो आ गया, पर भ्रष्टाचार पे इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, ये भी बहुत वाजिब सवाल है। लोकपाल के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, कितनी उम्मीदें थी, पर जमीन पर क्या बदला? यहाँ मास्टर जी फिर से सिस्टम के डिजाइन की एक और खामी की ओर इशारा करते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। वो कहते हैं, सोचो लोकपाल या लोकायुक्त को नियुक्त कौन करता है और उसे हटाने का अधिकार किसके पास है? ज्यादातर तो सरकार या उसी सिस्टम के लोग ही होते हैं शायद। बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में ये शक्ति उसी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हाथ में होती है, जिसकी निगरानी और जांच लोकपाल को करनी है। ओहो, मतलब जिसे चोर पकड़ने के लिए रखा है उसकी नौकरी उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन पर चोरी का शक हो सकता है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। स्रोत का तर्क ठीक यही है। इस डिजाइन की वजह से लोकपाल कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा, इस पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। वो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम पर निर्भर हो जाता है या उस पर दबाव रहता है। अच्छा, तो स्रोत के अनुसार लोकपाल जैसी संस्थाएं ऊपर से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो भी उसी मिलीभगत वाले तंत्र का हिस्सा बन सकती हैं या कम से कम बेअसर साबित हो सकती हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कैसे संस्था का डिजाइन ही उसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट कर सकता है, खासकर तब जब वो उस असली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता जो स्रोत उठा रहा है, यानी जनता का सीधा कंट्रोल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, मास्टर जी और चिंटू की बातचीत और इन तर्कों को देखें, तो इस स्रोत के हिसाब से भारत में जो ये भ्रष्टाचार इतनी गहराई तक फैला हुआ है, उसकी असली जड़, मतलब एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत ही साफ है और फोकस्ड है। लिखत के मुताबिक समस्या की असली जड़ ये है कि देश के जो असली मालिक हैं, यानी नागरिक, उनके पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके काम के आधार पर पद से हटाने की कोई सीधी, स्पष्ट और असरदार संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया नहीं है। मतलब एक बार 5 साल के लिए चुन लिया तो बस, बीच रास्ते में ना आप हिसाब मांग सकते, ना कुर्सी छीन सकते, चाहे काम कितना भी खराब क्यों ना हो रहा हो। व्यवहारिक तौर पर नहीं, कोई आसान तरीका नहीं है। और इसीलिए मास्टर जी कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र, या जिसे वो स्वराज कहते हैं, वो तब आएगा जब जनता के पास सिर्फ सरकार चुनने का ही नहीं, बल्कि निकम्मी या भ्रष्ट सरकार को कार्यकाल के बीच में हटाने का अधिकार भी होगा। तभी जनता सही मायनों में शासक बनेगी। तभी शासन पर उसका असली कंट्रोल होगा। तो ये है मास्टर जी और चिंटू के संवाद का मूल आइडिया। भ्रष्टाचार का इलाज है जनता को हटाने का अधिकार देना। अब अगर हम इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु निकले हैं उन्हें एक बार फिर से देख ले तो क्या क्या बातें सामने आती हैं? हाँ जरूर। देखिए, जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला तो यही सवाल कि भ्रष्टाचार इतना क्यों है। फिर वो तुलना कि अगर भारतीय स्वभाव से ही भ्रष्ट होते तो प्राइवेट सेक्टर में भी वैसा ही होता, और वहां मालिक का डर कंट्रोल रखता है। और सरकारी सेक्टर में ये कंट्रोल इसलिए कमजोर है क्योंकि असली मालिक यानी जनता, उसके पास अपने नौकरों, नेताओं और अफसरों को सीधे हटाने की पावर नहीं है। और इसी का नतीजा है जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार का बढ़ना। बिल्कुल। तो समस्या का निचोड़ यही है कि चुनने का अधिकार तो दिया, पर कार्यकाल के बीच में हटाने का कोई कारगर तरीका नहीं दिया। और यहीं से समाधान का विचार आता है कि बहुमत से हटाने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जैसे चुनने का अधिकार है। और इस अधिकार के गलत इस्तेमाल की चिंता को स्रोत कैसे देखता है? वो कहता है कि जनता जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करेगी, जैसे लोग जरूरत पर ही कपड़े बदलते हैं। यानी जनता की समझदारी पर एक तरह का भरोसा जताया गया है। हाँ,
और साथ ही लोकपाल जैसे मौजूदा तरीके इसलिए असरदार नहीं माने गए क्योंकि उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी का कंट्रोल भी उसी सिस्टम के पास है जिसकी उन्हें निगरानी करनी है। ये हितों का टकराव है और ये असली प्रॉब्लम यानी जनता के कंट्रोल की कमी को हल नहीं करता। और आखिर में स्रोत का कहना है कि भ्रष्टाचार तब तक रहेगा जब तक नागरिकों को ये हटाने का अधिकार नहीं मिल जाता। और सच्चा लोकतंत्र वही है जहां जनता सिर्फ चुने ही नहीं बल्कि हटा भी सके, तभी वो असली मालिक कहलाएगी। जी हाँ, ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो उस संवाद से निकलते हैं और ये सिस्टम के डिजाइन और नागरिक अधिकारों पर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। सही कहा आपने। और अंत में स्रोत एक सीधी टिप्पणी भी करता है। लेखक हेमंत जगत्यानी का मानना है कि ये जो निरंकुश और गैर जवाबदेह सरकारें और सिस्टम होते हैं वही भ्रष्टाचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अगर सरकार खुद ठान ले, भ्रष्टाचार खत्म करने का निश्चय कर ले, तो देश यकीनन तरक्की कर सकता है, एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। हाँ, ये एक तरह से जिम्मेदारी वापस सरकार और सिस्टम पर भी डालता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो नागरिक अधिकार की मांग है उसे भी मजबूत करता है। तो आज हमने हेमंत जगत्यानी के लेख के जरिए भ्रष्टाचार पर एक खास नजरिए को समझने की कोशिश की। स्रोत ने बहुत साफ तौर पर भ्रष्टाचार को जोड़ा है नागरिक नियंत्रण की कमी से और खास तौर पर चुने हुए नुमाइंदों और अधिकारियों को कार्यकाल के बीच में हटाने के अधिकार के न होने से। जी, ये एक ऐसा तर्क है जो आम तौर पर जो समाधान सोचे जाते हैं उनसे थोड़ा हटकर है। ये सिस्टम के बुनियादी ढांचे पर फोकस करता है, मतलब शासक और शासित के बीच जो शक्ति का संतुलन है उस पर। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका और उसकी शक्ति का दायरा असल में क्या होना चाहिए। क्या वो सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने तक ही सीमित है या फिर उसे और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा निरंतर होना चाहिए। और यहीं पर मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। यह सवाल स्रोत से ही प्रेरित है पर हमें एक कदम आगे सोचने को कहता है। देखिए, स्रोत हटाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पे पेश करता है, लेकिन यह विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है। अगर ऐसा अधिकार नागरिकों को दे दिया जाए तो इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा? मतलब ये कैसे पक्का किया जाएगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ असली जवाबदेही तय करने के लिए ही हो, न कि राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए या विकास के कामों में अड़ंगा डालने के लिए या फिर सिर्फ आपसी राजनीतिक या निजी दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार की तरह। इस शक्ति और इसके संभावित दुरुपयोग के बीच वो संतुलन कैसे साधा जा सकता है? ये वाकई एक बहुत ही जटिल और गहरा सवाल है। किसी भी शक्तिशाली अधिकार के साथ ये चुनौती तो जुड़ी ही होती है कि उसका सही और सकारात्मक इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित हो। बिल्कुल, क्योंकि मकसद तो सिस्टम को बेहतर बनाना है, ज्यादा जवाबदेह बनाना है, न कि उसे किसी तरह की अराजकता की तरफ धकेलना। तो ये संतुलन कैसे मिले, यही असली चुनौती होगी शायद। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है भ्रष्टाचार की समस्या पर इस खास नजरिए और प्रस्तावित समाधान पर हुई ये बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।